नमस्कार। मेरा नाम मुलजी सोनारा है और मैं साइकोलॉजिस्ट तौर पे काम कर रहा हूँ। और आज हम माइंड टेम्पल के डॉक्टर नीले बड़े सर से मानसिक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारी मानसिक रोग के बारे में जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है डॉक्टर नीले सर से कि आज जो कोविड के बाद लोगों में जो मानसिक रोग के प्रति जो जागरूकता आई है उनमें कौन से परिवर्तन जवाबदार है और कौन से कारण ऐसे जो लोग अभी मानसिक रोग को स्वीकार करने लगे। हाँ, नमस्कार। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। एक्चुअली जो कोविड के बाद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, जो फिजिकल सिम्टम्स कोविड के थे उसके बाद थोड़े मेंटल इश्यूज भी बढ़े हैं और लोग उसके प्रति अवेयर हुए हैं। जो डिजिटल मीडिया, भारत सरकार का काम और बहुत जगह अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़ी, उसकी वजह से लोग अब खुलकर मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट से प्रोफेशनल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेसिक कारण ये था कि जो कोविड में जो लोगों ने अवेयरनेस आई कोविड के प्रति, फिजिकल सिम्टम्स के प्रति, तो साथ साथ उनमें मेंटल हेल्थ में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। बट आज भी बहुत सारे लोग स्टिग्मा में, या तो उतनी अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं पहुंची कि जिससे लोगों को वो पता चले और अपना क्योर मिले। बहुत अच्छा आपने सर बहुत अच्छी तरह समझाया। तो सर ऐसा बताइए कि जो पेशेंट आपके पास कोविड के बाद जो आ रहे हैं उनमें कौन सी समस्या वो देखने को ज़्यादा मिलती है। तो कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं। जैसे बच्चों का जो ऑफलाइन स्टडी हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको मेरा कहने का मतलब ऑनलाइन स्टडी जो हो गया, तो उसकी वजह से उनको गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप वो बहुत कम उम्र में उनको लेना पड़ा। अब जो वो स्टडी तो कर रहे थे, साथ साथ सोशल मीडिया और जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो भी उनमें अफेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से एक मोबाइल एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें हमें नोटिस की गई, जिसकी वजह से बच्चों का स्वभाव जो है वो बदल रहा था। बहुत सारी मेंटल इश्यूज बच्चों में आ रही थी। अब जैसे कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फैमिली में कोई लव वंस की डेथ हुई तो जो ग्रीफ रिएक्शन आए, उनकी वजह से भी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बहुत सारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो फिलहाल एक भय का माहौल बना था कोविड के समय, उसकी वजह से भी जो एंजाइटी के केसेस थे उसमें बहुत सारी इजाफा देखने को मिला है। तो मोस्टली और जो दवाइयाँ कोविड के तरफ मतलब पेशेंट को दी गई थी, तो जो स्टीरॉयड का जो यूज था तो उसकी साइड इफेक्ट भी कोई पेशेंट को देखने मिली है। और स्लीप डिस्टर्बेंस का एक मोस्ट कॉमन कॉज रहा है हर जगह पे। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस जैसे मेंटल इश्यूज बढ़े हैं कोविड के बाद। सर जो आपके पास जो पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कई बार हमने देखा है कि लोगों को जो मेंटल हेल्थ की जो दवाई देते हैं डॉक्टर साहब, जैसे आप दे रहे हो, तो कई लोगों का कहना हो तो वो तो नींद की दवाई होती है, लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और हालांकि जो तकलीफ में है वो पेशेंट आपके पास आते हैं, लेकिन जो सोशल जो है लोगों, वो लोग कई बार उनको मिसगाइड करते हैं कि दवाई लेने से तो किडनी बिगड़ जाएगी, लिवर बिगड़ जाएगा, नींद की दवाई देते हैं, क्यों दवाई लेते हो, योगा करो, प्राणायाम करो। तो ये कैसे हम समझा सकते हैं कि उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत अच्छा पेशेंट था मुलजी भाई। अक्सर हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग स्टिग्मा की वजह से और जो ये सोशली जो लोग समझते हैं कि मेडिसिन कैसे इफेक्ट करता है, तो एक चीज होती है जब क्लिनिकल फेज पे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस जैसे डिसीज फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहाँ कहीं ना कहीं जो हार्मोन से वो इनबैलेंस हो जाता है। तो उस हार्मोन को हम बैलेंस करने के लिए दवाई लेते हैं। हालांकि जो बाहर समाज में जो पुराने ज़माने में ऐसा था कि ऐसी मेडिसिन बहुत ही अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे बहुत सिडेशन हुआ करता था। तो तब से कम अवेयरनेस की वजह से और स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से लोगों को ये महसूस होता है कि जो साइकियाट्री ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो नींद की दवाइयाँ हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके हार्मोन को बैलेंस करती है और आपके सिम्टम्स के अनुरूप उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। बट उसके लिए एक सही डायग्नोसिस होना चाहिए और सही ट्रीटमेंट अप्रोच होना चाहिए। तो बहुत सारे वर्किंग लोग भी आजकल ट्रीटमेंट में आ रहे हैं और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि जो दिन में जिनको काम करना है, अवेक रहना है और स्लीप का वहाँ बहुत मिनिमम काम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेडिसिन सिर्फ स्लीप के लिए होती है या तो
आदमी को नुकसान ही करती है। उसका अप्रोप्रिएट मात्रा में अगर प्रोफेशनल हेल्प लिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलाती है और अपने रोग को क्योर कर सकते हैं। सही है सर। नीलेश सर, आज एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आम लोगों पर जो लोग हैं जो समाज में, उनका कहना है कि जो बीमारी 6 महीने 5 महीने या 3 महीने में अच्छी होनी चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता होती है। लेकिन कई बीमारी जैसे डिप्रेशन है, उसमें सालों लग जाते हैं, 5 साल 10 साल। तो उसके पीछे क्या है, इस बीमारी को लंबी खींचने का क्या कारण होता है, और लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए जिनकी दवाई चलती है, तो उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे उनका कोर्स लंबा ना हो और ट्रीटमेंट अच्छी मिल पाए? हाँ, सही सवाल है मुझे जी आपका। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों की दवाइयाँ लंबी चलती है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भाग बजाते हैं। तो क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, जब पेशेंट को एक कोर्स के लिए दवाई दी जाती है कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो एक तौर पे आपको दवाई लेनी पड़ेगी। पेशेंट क्या करता है, कभी कभी जो आसपास के लोगों का सुनता है और वो जब अच्छा महसूस करने लगता है तो वो दवाई बिना डॉक्टर को मिले बंद कर देता है। तो मतलब उनका फॉलोअप जो रहना चाहिए वो कम हो जाता है। कभी कभी वो अपने हिसाब से दवाइयों को सेट कर देता है कि मुझे ये दवाई अच्छी लग रही है, वो दवाई अच्छी नहीं लग रही, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसान हमने देखे हैं कि उनका कोर्स बहुत लंबा खींचता है। फिर कभी क्या होता है कि जैसे किसी के कहने पर वो लोग दूसरी जगहों में या तो दवाइयाँ अचानक से बंद कर देते हैं, तो वो भी एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका लेवल बनता है सेरोटोनिन डोपामाइन का, वो टूट जाता है और वापस से जब उनको कोर्स में आना पड़ता है तो वो ट्रीटमेंट ऐसे खींच दी जाती है। तो मेरा कहना है कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट में जाओगे और फॉलोअप में रहोगे तो दवाइयों का जो कोर्स है वो भी एक सीमित रहेगा और आपको उसके साथ साथ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बट बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां हैं जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ मिनिमम दवाइयों पे आप मेंटेन रहकर उसको सही से सोशल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आप वापस आ सकते हो। हाँ सर, बहुत अच्छी तरह समझाया। लेकिन आज हम थोड़ा एक केस स्टडी के बारे में देखते हैं कि ऐसा कोई केस बताओ सर कि जो आपके पास कोई आया हो व्यक्ति और मानसिक समस्या से पीड़ित हो, आपने निदान किया हो, सावर की हो और अच्छा हो गया हो, और उस अच्छे होने के पीछे कौन सी चीज़ ऐसी थी जो उनको अच्छे होने में मदद की? ट्रीटमेंट तो थी, लेकिन क्या ऐसी और भी थी जो उनको मदद कर रही थी? हाँ मुझे जी, बहुत सही क्वेश्चन था आपका। अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा एक केस आया था जिसमें एक 16-17 साल की लड़की थी। उनका एक डिप्रेशन के साथ साथ एक सुसाइडल थॉट और थोड़े साइकोटिक सिम्टम्स थे। हमने डायग्नोज किया, वो ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड था। उनके लिए उनको एडमिट करना पड़ा 6-7 दिन। तो वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग में भी मदद हुई और बाद में उनका फॉलोअप अच्छा रहा। तो उनके जो स्ट्रेसेस चीज़ें थी वो निकली और देन आफ्टर वो भी ट्रीटमेंट लेते रहे 5-6 महीना। तो आज उनका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। आज वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा है, समझ लो। तो वैसा है कि अगर आप सही अप्रोच से ट्रीटमेंट में जाते हो तो बिल्कुल उसमें सही रिजल्ट मिलता है। अच्छी डिस्कशन हुई मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक रोग के बारे में, और लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट या उनसे कब मिलना चाहिए, और दूसरी कि मेंटल हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? हाँ मुझे जी, बहुत सारे लक्षण हैं जो देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप लंबे समय से उदास फील कर रहे हो, आप में बहुत अतिरेक चिंता हो रही है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बहुत काफ़ी टाइम से आपकी अगर नींद डिस्टर्ब रह रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। साथ साथ में अगर किसी को सुसाइडल थॉट है तो बहुत ध्यान रख के उनको तुरंत प्रोफेशनल हेल्प में जाना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं या अगर आप दूसरे में देखते हैं तो मेरा एक मानना है कि उनको एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेने के लिए उनको सजेस्ट करना चाहिए। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो मुझे जी, जैसे हम फोकस करते हैं कि मेंटल वेल बीइंग अपने अंदर लाना चाहिए, जैसे कि अपना जो सोशल पर्सनल लाइफ उसके रिगार्डिंग एक हैप्पीली लाइफस्टाइल अपनी बनी रहे। मेंटल वेल बीइंग के लिए जैसे कि कुछ अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा फाइनेंशियल गोल और अच्छी हैबिट, ईटिंग स्लीपिंग हैबिट और अपना जो रूटीन कार्यक्रम है उसमें बदलाव के साथ मेंटल वेल बीइंग डेवलप करना चाहिए, जिससे ए मेंटल इलनेस की एक प्रिवेंशन अपन कर सके। हाँ, आज हमने मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी कुछ जानने के लिए बाकी भी है, लेकिन हमने जो आज इन्फॉर्मेशन या जो कुछ डिस्कशन में आपको बताया है
उन उनको देख के आपको लगता है कि हमारे में यहाँ हमारे आजू बाजू में किसी व्यक्ति को इस समस्या है, तो नीचे के लिंक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीफोन नंबर है और हमारे क्लिनिक का एड्रेस पे है, तो आप बिना संकोच को हमें मैसेज या फ़ोन कर सकते हो और हम मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।